नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 11th के रामशरण शर्मा के एमसीक्यू। देखिए, अभी दो एमसीक्यू पैरेलल में चल रहे हैं हिस्ट्री के। एक सतीश चंद्रा जिसमें हम लोग 11th के जो मिडेवल हिस्ट्री है उसके सवाल को करते हैं, और एक मैं रामशरण शर्मा जी का 11th का जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है इसको शुरू कर रहा हूँ। 12th का जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है बिपिन चंद्रा जी का, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक एक एमसीक्यू उसके एनसीईआरटी एमसीक्यू से कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अगर आपको हिस्ट्री को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम रहता है एनसीईआरटी को कंप्लीट करने को लेकर, तो आप इन एमसीक्यू को फॉलो कीजिए। और मैं जब एमसीक्यू करवाता हूँ तो सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाता हूँ, बल्कि कॉन्सेप्ट पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। एमसीक्यू बस एक सवाल जैसा होता है जिसके थ्रू मुझे अपने चीज़ों को बताना होता है। इसको फॉलो कीजिए सीरियसली। 11th और 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी है वही है सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा और रामशरण शर्मा जी का। इसको अगर आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो आप एमसीक्यू को फॉलो कीजिए। हिस्ट्री में अगर इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री सवाल आएंगे तो 95% से मोर देन सवाल इसी से आएंगे। हाँ, बिहार स्पेशल के सवाल आपको इसमें नहीं मिलते हैं। उसके लिए मैंने बिहार स्पेशल पीवाईक्यू ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। दृष्टि आईएएस से भी बिहार स्पेशल मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उसको भी जाकर देखा कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर देखा कीजिए। बिना उसको देखे एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाना है, और बिना 11th-12th के एनसीईआरटी को कंप्लीट किए हुए एग्जाम में नहीं जाना है। ये मोटिव रखिए और पॉजिटिविटी के साथ, उत्साह के साथ पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए हमेशा। कोई निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। अगले महीने आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम है। आज 10 तारीख हो गया है, 10 अगस्त आज हो गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये मेरा नया चैनल है, स्टडी फॉर ज्ञान है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आज से रेगुलर वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी तक तो मैंने 3 ही वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है बच्चों ने। पहला ही चैनल नया है, उस पर 3 वीडियो अपलोड किए, उस पर भी लोग देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो एनालिसिस अगर आपको मेरा पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा इतना मेरे पर एहसान कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। एमसीक्यू करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, कि हर सवाल को पॉज करना है, अपने दिमाग पर एक बार जोर डालनी है अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो, और सोचना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही काम आपको करना पड़ेगा। इसके अभ्यास किया कीजिए रोज़। सोचिए एक बार एमसीक्यू को, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेट कीजिए उसमें आंसर को। इससे आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका एमसीक्यू करने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़ना अलग होता है, एमसीक्यू करना अलग होता है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जरूरी नहीं कि जो सब कुछ पढ़ लिया उसके सारे एमसीक्यू भी सही हो जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई है। सही है क्या, ये बताइए। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। अब इसका आंसर आपको निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया था एलिमिनेट करने का, कि केवल ओनली अंग्रेजी में, है ना। इन सब शब्दों को अगर आप एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे तो एक चांस होता है कि आप वो आंसर निकाल ले जाएंगे। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं क्या? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा जो इसमें सी दिया हुआ है ये असत्य दिया हुआ है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा के अलावा खरोष्ठी आरमाइक लिपियों में भी मिलते हैं। पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान में इनकी भाषा में लिपि आरमाइक और यूनानी दोनों हैं। कल के एमसीक्यू में मैंने एक क्या मिस्टेक किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा मैंने बोल दिया खिलजी ने बनवाया, जबकि वो बुक में गलत दिया हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, उसको आगे बढ़ते हम लोग। चक्रवर्ती राजा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वैसे राजा, चक्रवर्ती राजा से तात्पर्य क्या है? बिल्कुल एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ये। आप उठाइए 11th की एनसीईआरटी, उसमें पहला चैप्टर है ये। वैसे राजा जिनका राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था, उनको क्या चक्रवर्ती कहा जाता था? सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। ओके, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आर्य संस्कृति उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। आर्य संस्कृति का जो उपादान है वो द्रविड़ और तमिल संस्कृति से क्या आया है? प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों जो हैं वो गलत दिए हुए हैं। आर्य संस्कृति का उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति से आए हैं, और प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। ये जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो उसका पहला चैप्टर जो है हमारे भारत के इतिहास की शुरुआत और स्रोत, वहाँ पर ये आपको डिटेल में मिलते हैं ये सब कहानी और किस्से। ओके, अगला सवाल कौन सा है? भारत में विदेशियों के आगमन के सही कालक्रम को बताना है।
ये सवाल कुछ दिन पहले ही पीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आर्य, बाहर से आए, यूनानी, फिर शक, फिर हुन और तुर्क। देखिए, आर्यों के आगमन को लेकर एक विवाद भी है। बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार हैं जो हैं, जैसे पंडित गंगानाथ झा हैं, वो क्या बोलते हैं, ये अपने ही यहाँ के ही हैं, बिहार के ही हैं, मिथिलांचल क्षेत्र के ही हैं, पंडित गंगानाथ झा इतिहासकार रहे, बहुत फेमस, इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या बोला है कि सप्त सेंधा प्रदेश जो है, सप्त सेंधा प्रदेश, वहीं के निवासी थे आर्य लोग। जबकि बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि बाहर से आए। जैसे अपने बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। इस बुक में उन्होंने क्या बोला? इस बुक में उन्होंने बोला कि जो आर्कटिक प्रदेश है, जो आर्कटिक प्रदेश है, ऊपर का, रूस के ऊपर का भाग है, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव का इलाका, वहाँ से आए थे कौन? तो ये आर्य के लोग भारत आए थे। तो ये अलग अलग विचार है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन, इससे जुड़े हुए सवाल हैं। अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म के ग्रंथ के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन क्या है कि भारतीय लोगों को रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इन्होंने इतिहास का अध्ययन को शुरुआत करवाया, अंग्रेजों और क्रिश्चियन लोगों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, एक भी स्टेटमेंट से गलत नहीं है। ओके, दोनों सही है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि उन्हें भारत में अपना शासन मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनके धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें। उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाया जा सके। जो पुर्तगाली या ब्रिटिश या बाहर से भारत जितने भी आए, उनका एक मकसद क्या था? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा टूल क्या था? एक तो था व्यापार, और दूसरा कैसा था? धर्म प्रचार। मिशनरियों के द्वारा, जो ईसाई मिशनरी होते तो उनके द्वारा भारत के बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाया गया था। ये उस समय जो दो मूल काम होते थे उनमें से एक ये भी था। निम्न से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। तो सी, कब्र को कहा जाता है। दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत को व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, चीज़ें गाड़ते हैं। इसके ऊपर एक बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए गए, ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है, मेगालिथ कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है? आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। देखिए, जैसे हड़प्पा के लोग हैं, उनका भौतिक जीवन ही आप जानते हैं। उनका जो बिना भौतिक वाला जीवन है, जो अप्राकृतिक वाला, जो क्या बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के अलावा जो उनके जीवन है, उनका सोच विचार, उनका दर्शन क्या था, इन चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं जानते। इसलिए हड़प्पा को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जबकि वैदिक लोगों के भौतिक जीवन और उनका सोच विचार, उनका दर्शन भी जानते, इसलिए क्या कहा जाता है? वैदिक को कहा जाता है संस्कृति। कई सारे लोग आंसर राइटिंग में हड़प्पा संस्कृति लिख देते हैं, वो गलत होता है। हड़प्पा सभ्यता लिखा जाता है, सिंधु सभ्यता लिखा जाता है। देखिए, वैदिक क्या लिखें? वैदिक सभ्यता नहीं लिखा जाता है, वैदिक संस्कृति लिखा जाता है। संस्कृति का एक भाग होती है सभ्यता, लेकिन सभ्यता का भाग संस्कृति नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला तो सही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाए, यह भी सही है। प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन था? नहीं, कागज़ की मुद्रा का चलन बहुत बाद में हुआ है, क्योंकि चीन में कागज़ का आविष्कार 11वीं सदी के आसपास में हुआ है, उसके बाद कागज़ का चलन हुआ है। तो इसमें से सी गलत दिया हुआ है, सी गलत दिया हुआ। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण की विधि है। प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा, धातु सिक्का का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। कथन सी असत्य है, जबकि बाकी कथन सत्य है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगले सवाल को थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा। निम्न से कौन सी लिपियां अशोक का अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं? अब बताइए इसका आंसर। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एग्जामिनेशन में सोचिए 30 सितंबर को आपसे पूछा गया है। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, इसमें से कौन कौन सा आंसर होगा। एलिमिनेट कीजिए, आप आसानी से एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल लेंगे। क्या होगा इसका आंसर? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। ओके, देवनागरी को अगर आप हटा देंगे तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा देंगे आप। ग्रीक में क्यों हो जाएगा सम्राट अशोक जी का। 5 का सवाल है कि इनका अध्ययन, अभिलेखों के बारे में पूछा गया, अभिलेख के बारे में। इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख व प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, पुरालेख विद्या या एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहलाता है क्या? ओके, अगला कौन सा स्टेटमेंट है? अगला नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। क्या है? अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। दोनों इंटरचेंज किए हुए हैं वहाँ पर।
अभिलेख और पुराने दस्तावेज को प्राचीन तिथि के अध्ययन को, पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहा जाता है। यूपीपीसीएस का ये सवाल है, यूपीपीएससी का ये सवाल है, आप उल्टा कर देखिए पीवाईक्यू को, आपको उसमें मिल जाएगा ये। ओके, अगला है अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। कौन से कथन सत्य हैं अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में, नीचे दिए कूट में से निकालना है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। अधिकारियों और जनता दोनों के लिए राज्यादेश होते थे क्या उनके अभिलेख में, बताइए। थोड़ा सा तो कन्फ्यूज कर ही सकता हूँ मैं। बौद्ध, जैन व वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठान करने वाले अभिलेख बनाए थे क्या। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कीर्तियों की प्रशंसा का अभिलेख का उदाहरण है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, सबसे पहले तो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन ने क्या लिखा है भाई, हरिसेन ने क्या लिखा है, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। तो चलिए तीसरा तो सही है, एक स्टेटमेंट का तो मैंने क्लू दे दिया, बाकी दो में आंसर निकालिए क्या होगा। इन्हीं दो में तो आप कन्फ्यूज ही हो रहेंगे, तीसरा तो सबको पता होगा। इसका आंसर निकालिए क्या होगा, आपके एग्जाम में सोचिए आया हुआ है, एक बार इमेजिन कीजिए और दिमाग पर जोर डाल के इसका आंसर निकालिए। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं, तीनों के तीनों सत्य दिए हैं। ओके, अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेश की कोटि में आते हैं। वो आदेश देते थे, अधिकारियों का आदेश देते थे जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। जनता को आदेश देते थे कि नैतिकता का पालन करो, धर्म का पालन करो, माता पिता का सम्मान करो, पशु पक्षियों की रक्षा करो। ये सब किसको आदेश देते थे, जनता को आदेश देते थे। और अधिकारियों के आदेश देते थे कि जनता की सेवा करना है, पेड़ लगाना है, पानी लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, सड़क बनाना है, और नैतिक आचरण का व्यवहार कैसा हो रहा है, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है। प्रजा उनकी संतान है तो उनको उसी प्रकार से व्यवहार करना है। तो ये सब आदेश अधिकारियों के लिए भी होते थे। जैसे अब एक अभिलेख है जो समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन क्या लिखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। ओके, निम्न से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, बहुत बार पूछा है, आज आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। विंसेंट स्मिथ, अहमद हसन दानी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स। ए सी डी में तीन लोग कन्फ्यूज होंगे, बी ऑप्शन तो सब लोगों ने काट ही दिया होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप डिटेल में जाकर पढ़िए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए बंधुओं। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे बड़ा योगदान इस आदमी का अपने इतिहास में यही है कि हमारे इतिहास के सबसे महान राजा के बारे में हमें इसने बताया कि भारत के इतिहास जो है वो सम्राट अशोक उसके सबसे प्रमुख राजा हैं हमारे देश के। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में ईस्वी, ध्यान में रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप को मिली। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे ये जेम्स प्रिंसेप। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृतिक भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती। काष्ठ फलक मतलब समझे, जैसे आपने सुना है भोजपत्र या पेड़ के छाल पर जो लिखे जाते थे। तो ये कहाँ से आया भाई, काष्ठ फलक हो गए। काष्ठ फलक का मतलब यही होता है लकड़ी के टुकड़ों पर लिखा जाता था, या मेष चर्म पर लिखा था, चर्म लेदर पर लिखा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो यही है। दूसरा देखते हैं, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए किया गया। वेदांग जो हैं, वेदांग, इनकी रचना वेद का अर्थ समझने के लिए किया गया है ना। व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। देखिए दुनिया का पहला व्याकरण किसने लिखा, तो पाणिनि महोदय ने लिखा है। एनसीईआरटी बोलता है कि ये कहाँ के थे, तो ये अफ़गानिस्तान के थे, जबकि कई सारे बिहार स्पेशल में ये बताया गया है कि बिहार के थे। जहाँ के भी थे, पहली बार इन्होंने किसकी रचना की थी, तो व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण सबसे मूल चीज़ हो, तो व्याकरण के कारण देश बंधा था। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उससे पहले जो भी भाषा होती थी, अलग अलग कबीलों की अलग अलग भाषा होती थी, एक ही शब्द को अलग अलग तरीक़ों से लोग बोलते थे। तो जब व्याकरण की रचना हुई तो व्याकरण पर जोर दिया गया, तो उससे क्या होगा, लिखने बोलने की भाषा में व्याकरण एक यूज होगा, यानी कि कम्युनिकेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सोचिए अगर हिंदी व्याकरण यूपी वाले अलग यूज करते और बिहार वाले अलग करते और राजस्थान वाले अलग करते तो कैसी भाषा होती। तो यही काम किया था पाणिनि महोदय ने। पाणिनि जी को कहाँ से व्याकरण का ज्ञान मिला था, इनको मिला था जो भगवान शंकर जो क्या बोलते हैं उसको, तांडव करते हैं, तांडव, तो उससे जो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं 23 प्रकार की, उसी से इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, ऐसा माइथोलॉजी में माना जाता है।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो सत्य दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए क्या है यहाँ पर, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ भोजपत्र और तारपत्रों पर लिखी गई, परंतु मध्य एशिया से में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैली वहाँ पांडुलिपियाँ मेष चर्म काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। अपने यहाँ के लोग हिंसक नहीं होते थे, अपने यहाँ के लोगों के भोजन में पशु का व्यवहार कम होता था। तो जब पशु का व्यवहार कम होगा, पढ़ने लिखने वाले उस समय ब्राह्मण लोग हुआ करते थे मूलतः, ब्राह्मण लोग हुआ करते थे मूलतः। तो अगर मांस नहीं खाते हैं तो लेदर पर कैसे लिख सकते हैं, एक बार को सोचते तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाते। तो इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। और वेदांग की रचना की गई थी अलग अलग 6 वेदांग हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। शिक्षा है, उच्चारण विधि इसमें सिखाया जाता है। कल्प में कर्मकांड, व्याकरण मतलब उच्चारण सही से कैसे करना है और शब्दों किस प्रकार से जोड़ना है। निरुक्त भाषा विज्ञान है। छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं भारतीय दर्शन के, इनको ध्यान में रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इन्हीं 6 वेदांग की रचना इसीलिए की गई थी ताकि वैदिक ग्रंथों की सही से समझ बनाया जा सके सभी के प्रति, और उसको सही से पढ़ा जा सके, उसको सही से लोगों के बीच में उनको पढ़ाया जा सके कि भाई पढ़ा कैसे जाता है। मंत्रों का सही उच्चारण सबसे आवश्यक चीज़ होता है, उसी के लिए इन 6 वेदांगों की रचना की गई थी। सबसे पहले वेदांग की शिक्षा दी जाती थी, तब वेद की शिक्षा होती है। तो अगला चलते हैं, देखिए वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, कौन से वैदिक साहित्य सबसे पहले लिखे गए और सबसे बाद में कौन से लिखे गए, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसको सही कीजिएगा। सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी जाएंगी, वेद लिखे जाएंगे, उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक होगा, आरण्यक होगा, आरण्यक होगा। आरण्यक के बाद क्या लिखे जाएंगे, उपनिषद। उपनिषद तक देखिए वेद में क्या है, वो वेद में है कि भाई हमें प्रकृति से रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, हमारे धन अच्छे हों, हमारे खेत में खूब फसल लगे, हमारी गायें अधिक दूध दे, ये सब प्रार्थना करते थे। किसमें, तो वेद में आपको मिलेंगे, जो अलग अलग वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में। उपनिषद क्या है, उपनिषद ज्ञान विज्ञान की बातें करता है। उपनिषद बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। उपनिषद जो है ये पूरा का पूरा दर्शन है, फिलॉसफी है। इससे बेहतरीन चीज़ दुनिया में आज तक बनी ही नहीं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इंसान जहाँ तक सोच सकता है वही है उपनिषद, उससे आगे इंसान सोच ही नहीं सकता है, सृष्टि ही नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने भले ही वेद को खंडित किया हो, मार्क्सवादी इतिहास से बहुत सारे इतिहासकार जो हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वेद, उनको खंडित करते हैं, मतलब खंडित करने का मतलब उनको निकारते हैं, लेकिन उपनिषद को किसी ने भी नहीं नकारा। ये एकमात्र ऐसी बुक है जिस पर सर्व का सर्वमति है कि इससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। अलग अलग उपनिषद हैं, कई सारे लोग 108 को क्लेम करते हैं। जो अपने शंकराचार्य हुए हैं उन्होंने 18 उपनिषदों पर टीका लिखा है, तो 18 तो हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी बहुत सारे उपनिषद हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सूत्र में साहित्यिक गद्य में नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे। सुलभ सूत्र में ज्ञान यज्ञ वेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों से स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अब आप यज्ञ वेदी के निर्माण की बात को समझकर थोड़ा सा टाल के आगे बढ़ गए होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। यज्ञ वेदी का निर्माण, कुछ दिन पहले भी किसी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में इस पर आर्टिकल था कि यज्ञ वेदी का जो निर्माण था, रिसर्च हो रहा है इस चीज़ को लेकर, उसमें था कि यज्ञ वेदी का जो निर्माण है वो मूल रूप से गणित का जन्म यहाँ से माना जाता है। अगर आपने देखा होगा तो यज्ञ वेदी का जो निर्माण किया जाता है वो निश्चित आकार में किया जाता है, चौकोर होना चाहिए, वर्गाकार या आयताकार होता है, मूल रूप से वर्गाकार होता है, अलग अलग यज्ञों के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो ये माप तय होती है, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 ही होगा। उसके बाद से क्या होता है, जैसे त्रिकोण बनाया जाता है या सर्किल बनाया जाता है, ये सब इसी में होता है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण जो होते हैं वो भी संख्या में होते हैं, 108 हो सकते हैं, 111 हो सकते हैं। इससे गणित का जन्म हुआ था। इससे ज्यामितीय मापकों, जैसे आपने देखा होगा पूजा करने से पहले अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती है, अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो सब क्या है, वहाँ से गणित का जन्म माना जाता है। ऐसा जैसे मंत्रों के गिनने के लिए भी गणित का यूज होता था, कितनी बार मंत्र का जाप किया गया है। तो वैदिक जो यज्ञ होते थे उसमें जो वेदिका बनती थी वो मैथमेटिक्स का जन्म भी वहाँ से माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माणों का मापों का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। माप का वर्णन, माप जैसे ही आ जाएगा वैसे ही कि कौन सी चीज़ आ जाएगी, गणित आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि स्थूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ हुआ है। मैंने आपको बताया ना, ज्यामिति और
गणित का अध्ययन यहीं से शुरू हुआ है। वैदिक जो वेदियाँ होती हैं उन्हीं के निर्माण से शुरू हुआ है। ओके, अगले पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देते हैं। बुद्ध काल की घटनाएं हैं जातक कथा क्या? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी व मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो अर्थशास्त्र है ये अर्थशास्त्र की नहीं, इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन ये मूलतः राजनीति विज्ञान की बुक है, राजनीति की बुक है, राजनीति की बुक मानी जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत दिया हुआ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये मूलतः अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है, बाकी तो आपको पता ही है। ओके, कालिदास के बुक का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम नाम है, विक्रमो उर्वशीयम नाम है, और बहुत सारे और हैं। मेघदूत है, मेघदूत पढ़ा है मैंने, बेहतरीन बुक है। संगम साहित्य के संदर्भ निम्न कथनों विचार कीजिए। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ हैं। बिल्कुल, 3 संगम का हमें उल्लेख मिलता है। संगम क्या है भाई? 3 बार तमिल भाषा के कवि लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अलग अलग कविताओं की रचना की, ढेर सारी कहानियों की रचना की। यही सब क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। पहले 2 संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋषि अगस्त जो थे वो पहले 2 संगम के अध्यक्ष थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहले संगम के हमारे पास कोई भी बुक उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम, तीसरे संगम के बुक उपलब्ध हैं, जैसे शिल्पाधिकारम, मन्नी मेखले, ये सब तमिल संगम में ही लिखे गए बुक हैं अलग अलग। ओके, इन साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं यहाँ पर। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने, भाट कौन होते हैं? जो अलग अलग कहानियाँ बचते फिरते हैं, 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। ये आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन असत्य हैं, ये बताना है आपको। सांद्रोकोत्तम नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सांद्रोकोत्तम कहा गया है? ओके, अगला क्या है? मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था, ये यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, बाकी तो सारे गलत हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, ये भी यहाँ पर सही है। वैसे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी और डी दोनों ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल सी दिया हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। ये भी सही है इसका। फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, ये भी सही है। साथ ही साथ ये बौद्ध थे तो बौद्ध तीर्थ का भी दर्शन करने आए थे अलग अलग जगहों पर जाकर, तो इसका डी भी सही होना चाहिए। और क्या पूछा गया यहाँ पर आपसे? असत्य पूछा गया है, तो इसका बी गलत होना चाहिए। असत्य पूछा है तो बी गलत है। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बी इसका आंसर दिया हुआ है। मैंने ही नहीं देखा, तो इसका बी सही है, बी आंसर होगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं यहाँ पर, बी ही इसका आंसर होना चाहिए। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, असत्य पूछा गया है, असत्य मैंने नहीं पढ़ा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची और लेखक दिया हुआ है। लेखक कौन है? मेगास्थनीज, टॉलेमी, प्लिनी, ह्वेनसांग। अब इसमें से बुक निकालिए जरा एक बार, आसान है ये तो, मैच कीजिए इसको। मेगास्थनीज के बुक का क्या नाम है? इंडिका। ह्वेनसांग की बुक का क्या नाम है? सीयूकी। देखिए डी का 4 किस में दिया हुआ है, ए का 1 किस में दिया हुआ है? ए आंसर होना चाहिए। बी का 2। टॉलेमी क्या बुक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरी का। प्लिनी का बुक का क्या नाम है? तो जियोग्राफी नाम है इसकी बुक का। तो 14 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और सॉरी सी ही तो होना चाहिए ना, मैंने मेगास्थनीज इंडिका ही तो होना चाहिए। यही तो मैच भी किया था मैंने, ए का 1 मार दिया, सी ही होगा। ए का 3 होगा, मेगास्थनीज का इंडिका है। बोला मैंने सही, मैच कर दिया गलत। टॉलेमी का बुक का नाम है ज्योग्राफी, प्लिनी का बुक का नाम है नेचुरल हिस्टोरी का, ह्वेनसांग की बुक का नाम है सीयूकी। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी। अगला है कि निम्नलिखित किस लेखक ने राजतरंगिणी की रचना की थी? इसका बुक किया है कल्हण ने। देखिए राजतरंगिणी एक स्पेशल बुक मानी जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए उससे पहले जो भारत के इतिहास लिखे जाते थे वो इतिहास के हिसाब से नहीं लिखे जाते थे। जो इतिहास लिखने का फॉर्मेट होता है ना, वो काफ़ी अलग होता है। जैसे इतिहास लिखे जाते थे रामायण और महाभारत जैसे, जो कहानियों पर आधारित होते थे, लेकिन राजतरंगिणी वो पहली बुक है कल्हण की जिसमें इतिहास को इतिहास के जैसे लिखा गया है। दरअसल कश्मीर का इतिहास है ये, और इसमें इन्होंने डेट वाइज और घटनाक्रमों को कालक्रम के हिसाब से वर्णन किया है, इसलिए राजतरंगिणी बुक को बहुत ही अलग माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्हण ने लिखा है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी में की थी। इसमें कश्मीर के राजाओं का चरित्र चित्रण है।
अगले सवाल पर चलते हैं। बाणभट्ट, विल्हन और अतुल और संध्याकर नंदी। बाणभट्ट जी के बुक का क्या नाम है? देखिए इनका बुक दो है, एक है हर्षचरित और एक है कादम्बरी। कादम्बरी क्लासिकल संस्कृत के सबसे अच्छी बुकों में से एक मानी जाती है। तो बाणभट्ट जी के बुक का नाम है हर्षचरित। विल्हन के बुक का क्या नाम है? विल्हन के बुक का नाम है विक्रमांग देवचरित। ओके। अतुल के बुक का क्या नाम है? मूसिक वंश, मूसिक वंश नाम है इनका। ओके। और संध्याकर नंदी का क्या नाम है? तो रामचरित इसका संध्याकर नंदी के बुक का नाम है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक का होना चाहिए, इसमें तीन, एक का तीन एक में ही है, सी आंसर होना चाहिए। आई थिंक 16 का आंसर सी ही है। ओके। बाणभट्ट जी के बुक का नाम है हर्षचरित और एक और मैंने बताया कादम्बरी। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी। पिछली बार भी आपसे हर्ष के वंश से एक सवाल पूछा गया था, थानेश्वर के बारे में आपसे एक सवाल पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में, उल्टा कर देखिए। ओके। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य के पद्य इत्ता थोके या इत्ता थोके 8 संकलों में विभक्त है। नाम अलग आएंगे संगम साहित्य में, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना है। इट्टा थोके या 8 संकलों में विभक्त है। संगम साहित्य के दो मुख्य समूहों में से एक है पटीनेटिकल और एक है पट्टीनेनेकील कानकू। ये संगम साहित्य के अलग अलग दो मुख्य समूह हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सी दिया हुआ। अगले सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। उससे पहले ये मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं पता होगा। संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों मिलते हैं जो एत्तु थोके या 8 संकलों में विभक्त हैं। उल्लेखनीय है कि पद्य 100 के समूहों में संग्रहित हैं। जैसे पुरुनानरू, इसको ऐसे ही उच्चारित करने की कोशिश कीजिएगा। संगम साहित्य के दो मुख्य समूह हैं, पटीनेटिकल, पट्टीनेकील कानकू। 18 निम्न संग्रह और पत्तपाठ यानी कि 10 गीत। पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ओके। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल हस्तान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो ये देखिए कौन कौन सा है, ये ए और बी दोनों ही हो जाएगा। मेरठ अभिलेख और टोपरा को दिल्ली लाया आया था फिरोज शाह तुगलक। भौगोलिक ढांचा से जुड़े हुए प्रश्न है, भारत के इतिहास से जुड़े हुए। मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। भारत के लोगों को मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। भारत के लोग को ईसा के पहली सदी के आसपास से मानसूनी पवनों की दिशा की मालूम हो गई थी। भारत के लोगों को मानसून के ज्ञान से पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली थी। ओके। अगला सवाल है, इसको खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है कि प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर में भीमा नदी, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में जब पहचाना जाता है। भीमा और तुंगभद्रा के बीच का राज्य को कर्नाटक। बादामी के चालुक्य का राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। राष्ट्रकूट का शासन तुंगभद्रा के उत्तर में। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी, दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी। नदियों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं इतिहास में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कीजिए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं भी कर पाएंगे तो जान तो जाएंगे ना कहाँ से कौन सा था, कौन सा सत्य है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। प्राचीन भारत का बेहतरीन सवाल है ये। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, और आप मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। तो दोनों सही हो जाएंगे। देखिए उस समय एनएच और ये रोड सब तो थे नहीं, तो नदियाँ ही सबसे अच्छी संपर्क का काम करती थी। नावें चलती थी, बड़े बड़े जहाज चलते थे, और नदियाँ प्रदूषित भी नहीं थी, गाद भी नहीं भरे हुए थे। तो व्यापार सुगमता से नदियों के द्वारा ही होता था। इसीलिए बड़े शहर आपको नदियों के किनारे ही मिलते हैं। ओके। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी के घाटी में हुआ था, ये तो सही है भाई। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश व पंजाब में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन सही दिया हुआ है। वैदिक संस्कृति का उद्भव जो है मध्य गंगा घाटी में नहीं हुआ था, बल्कि ऊपरी गंगा घाटी के आसपास में हुआ था। वैदिकोत्तर संस्कृति का उदय पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में हुआ है, न कि पंजाब में। तो चौथे का आंसर क्या हो जाए? केवल और केवल वन सत्य है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश पंजाब में हुआ, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ। अतः कथन दो असत्य है। उत्तर वैदिक संस्कृति मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी। मध्य गंगा घाटी में फली फूली और उसके बाद से कहाँ पर उसका प्रसार हुआ? तो पूर्वी गंगा
गंगा घाटी बिहार की तरफ में उसका प्रसार हुआ। गंगा घाटी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, गंगा नदी ऐसे बहकर आ रही, ये होगी ऊपरी गंगा घाटी, ये मध्य गंगा घाटी होगी, ये निचली गंगा घाटी होगी। ऊपरी में कौन से आ जाएंगे? ऊपरी में आपका आ जाएगा पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, और उससे भी ऊपर का भाग आ जाएगा, और पंजाब का इलाका आ जाएगा सिंधु के भागों में। मध्य घाटी में आ जाएगा लखनऊ और अवध का मैदान जिसको आज कहा जाता है, वो भाग आ जाएगा। और निचली गंगा घाटी में हम लोग बिहार के लोग आ जाएंगे या पश्चिम बंगाल के लोग आ जाएंगे। ओके। प्राचीन भारत में निम्न से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? अरिकामेडु था, अरिकामेडु। प्राचीन काल में अरिकामेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, आसान सवाल है लेकिन एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये चांदी के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। आहत का मतलब होता है हथौड़ा मारना। आहत, हथौड़ा पर एक निशान बनाया हुआ रहता था, एक मेटल का टुकड़ा पिघला कर लेते थे, उस पर जोर से मारते थे जिससे वो निशान उस पर छप जाता था। इसी को आहत सिक्का कहा जाता है। ओके। उल्लेखनीय कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत कहा जाता है। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। ओके। अगला है धातु और प्राप्ति स्थल। आपको बताना है कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्ति किए जाते थे। इसका आसान है, बनाइए इसको, मैच कीजिए। सोना कहाँ से मिलेगा भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना मिलेगा कर्नाटक से। सी का 2 हो जाएगा। सीसा कहाँ से मिलेगा? तो ये आंध्र प्रदेश से मिलता था। तांबा कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान आज भी है खेतरी का खान। टीन कहाँ से मिलेगा? तो ये अफगानिस्तान से मिलेगा। ए का 2 होना चाहिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होना चाहिए। सी आंसर इसका होना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तर युग ये आदि मानव है। अब यहाँ से हम लोग कल करेंगे। आज प्राचीन भारत का इतना ही रखिए। 30 मिनट का वीडियो हो गया। अभी कुछ देर बाद न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होगा, उसके बाद मध्यकालीन भारत का अपलोड हो जाएगा। ओके, साइंस का भी आज अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।